आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कवर करा चुके हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि अगले महीने में सीटेट एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आप जानेंगे कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी कि अगर 4 विकल्प दिए हैं क्वेश्चन में, तो आपको 1 या 2 विकल्प उनमें से कैंसिल करने हैं। अगर आपने 2 विकल्प कैंसिल कर दिए तो आपके पास सिर्फ 2 विकल्प बचेंगे, और जब आप 2 विकल्पों में अपना आंसर चुनेंगे तो आपके आंसर के सही होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, यानी कि वो आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तब भी वो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 50% होगी। इसलिए आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों तो वहाँ पर पहले 1 या 2 विकल्पों को कैंसिल करें, उसके बाद अपने आंसर को टिक करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और कौन से विकल्प हमको नहीं आंसर में टिक करना है। जैसे कि आपको विकल्प में नहीं मिल जाए, आपको विकल्प में केवल मिल जाए, आपको विकल्प में सिर्फ मिल जाए, आपको विकल्प में ही मिल जाए, या आपको विकल्प में कहीं पर भी बच्चों से जुड़ी नकारात्मक बात मिल जाए, जैसे बच्चों को दंड देने की बात हो या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई बात हो, तो वो भी आपका आंसर नहीं होगी, क्योंकि सीटेट में पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी चीज़ आप टिक नहीं करेंगे। सीटेट में आप उनसे वातावरण को टिक करेंगे, आप उनके आसपास के परिवेश को टिक करेंगे, आप कहीं पर देखेंगे अवसर लिखा है अगर विकल्प में तो वो आपका आंसर होगा, बच्चों के लिए सकारात्मक सोच लिखी होगी वो आपका आंसर होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षिका प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को किस प्रकार से बढ़ा सकती है। तो पहला विकल्प दिया गया है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो इसको हम रोक के रखेंगे कि शायद ये हमारा विकल्प हो जाए, तो इसको अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे। दूसरा है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तो हो सकता है ये भी विकल्प हो जाए, इसलिए हम इसको भी रोक के रखेंगे, क्योंकि इसको भी ऐसे हम कैंसिल नहीं करेंगे। उसके बाद जो तीसरा विकल्प दिया गया है कि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, तो ये विकल्प नहीं होगा, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर पुरस्कार देने लगेंगे तो फिर पुरस्कार का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि पुरस्कार का एक अपना अलग ही महत्व होता है। पुरस्कार पुनर्बलित करने के लिए होता है, और जब हम उनको छोटी छोटी चीज़ों पर पुरस्कार देने लगेंगे तो पुरस्कार का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए पुरस्कार हमें लगातार नहीं देना चाहिए, हर छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार नहीं देना चाहिए, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। चौथा है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, तो इसको हम रोक के रखेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे आपके पास 3 विकल्प बचे हैं। इन 3 विकल्पों में पहला बचा है, दूसरा बचा है और चौथा बचा है। तो इन विकल्पों में आप देख रहे होंगे जो सबसे सटीक आंसर है वो चौथा है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों के जीवन से साथ संबंधित करके चीज़ों को सिखाना है। और हमने पहले ही बताया कि आपको बच्चों के आसपास का परिवेश मिल जाए, बच्चों के आसपास का वातावरण मिल जाए, तो आप उस विकल्प को टिक करेंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा, क्योंकि सीटेट में आपको चारों विकल्प सही लगेंगे, लेकिन आप 4 में से उस विकल्प को चुनेंगे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, उस विकल्प को आप चुनेंगे। ये सारे विकल्प अधिगम के प्रभावी के तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो चौथा है, क्योंकि सीटेट में आप जानते हैं आपको उनके आसपास का परिवेश चुनना है और वातावरण चुनना है, यानी कि आपको वरीयता उनके आसपास के परिवेश को देनी है। तो इसलिए इसका चौथा आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो पहला विकल्प दिया गया है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो इसको हम रोक के रखेंगे कि शायद ये विकल्प हो जाए हमारा। दूसरा है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तुनक मिजाज का तात्पर्य है कि सन की टाइप का होता है, तनिक तनिक बातों में वो
भ्रम हो जाता है, उसको तनिक तनिक बातों में वो क्षणिक में परेशान हो जाता है, या वो ऐसी गतिविधियां करता है जो क्लास के लिए उचित नहीं है, उसको ही तुनक मिजाज कहते हैं। तो इसलिए ये विकल्प नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभावान विद्यार्थी ऐसी हरकतें क्यों करेगा कि उसको कन्फ्यूजन या भ्रमवश लगे, तो ये विकल्प नहीं होगा। तीसरा है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, तो ये भी नहीं करेगा, ये तो बच्चों के लिए नेगेटिव विकल्प हो गया। चौथा है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, तो जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होगा वो आक्रामक क्यों होगा, ना ही वो कुंठित होगा। कुंठित का तात्पर्य है कि उसको क्षण भर में गुस्सा आ जाता है, उसके मन में कुंठा उत्पन्न हो जाती है, तो इसलिए ये भी विकल्प नहीं होगा। तो अब आप देख रहे होंगे आपके पास पहला विकल्प बचा, यानी कि इन 3 विकल्पों को आपने कैंसिल कर दिया। पहला विकल्प है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करते और ऊब जाते। सही बात है, जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होते हैं, अगर क्लास की जो गतिविधियां हैं वो चुनौतीपूर्ण नहीं हैं या अधिगम सिस्टमेटिक तरीके से या कंटिन्यू नहीं चल रहा है, तो वे कम प्रेरित होते हैं और क्लास में ऊब जाते हैं। अगर वही बातें उनको बार बार पढ़ाई जा रही हैं तो वो ऊब जाएंगे। इसलिए जो क्लास का एटमॉस्फेयर हो वो चुनौतीपूर्ण हो और कंटिन्यू लगातार आगे बढ़ता रहे, तभी वो प्रेरित होंगे। तो इसका राइट आंसर पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो निष्क्रिय एक निगेटिव वर्ड है और आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पॉजिटिव पूछा जा रहा है, इसलिए निष्क्रिय को आप कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपको बच्चों के प्रति कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं चुनना है। दूसरा है बच्चे समस्या समाधान करता है। तो ये सही है, क्योंकि बच्चे समाधान करता होते हैं, कोई भी समस्या होती है तो उसको बच्चे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो सकता है। तीसरा है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ये भी इसका राइट आंसर है, क्योंकि बच्चे ही आगे चलकर वैज्ञानिक बनेंगे, वही डॉक्टर बनेंगे और वही शोधकर्ता बनेंगे, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर है। तो इसमें जो विकल्प है वो डी विकल्प हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी आंसर समझ में नहीं आ रहा है और विकल्प में दिया गया है ए बी दोनों या बी सी दोनों, तो आप जो दोनों वाला विकल्प दिया गया है उसको टिक करेंगे। या जैसे उपरोक्त सभी दिया गया है विकल्प में और आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो 99% केस में ऐसा होता है कि उपरोक्त सभी ही आंसर होता है। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि वहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर ना हो, लेकिन ज़्यादातर केसों में यही होता है कि उपरोक्त सभी आंसर होए या दोनों आंसर है, जैसे ए बी दोनों, जैसे इसमें दिया गया है कि बी और सी दोनों। तो इस प्रकार से अगर आपको विकल्प मिल जाए तो आप उसको टिक कर देंगे, तो इसलिए इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो इसमें आपको बताना है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास का तात्पर्य है कि समझने का विकास, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का विकास, यानी कि उनके अंदर हम कॉन्सेप्ट कैसे डेवलपमेंट करेंगे, उनके अंदर समझ का निर्माण कैसे करेंगे, इसके लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी। तो आपको इसका ये आंसर देना है। तो सबसे पहले आप इसमें विकल्पों को कैंसिल करेंगे कि कौन सा विकल्प कैंसिल हो सकता है। तो पहला विकल्प है यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। क्या आप उनके समझ को विकास करने के लिए जो उनके गलत विचार हैं उनको सही विचार में बदल देंगे, कि आपके मन में जो गलत चल रहा है आप कह देंगे ठीक हाँ सही है ये आपके विचार और आप सही हैं, तो वो प्रोत्साहित होंगे। तो ये तरीका गलत है, आप ऐसे उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ना ही ये सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है, क्योंकि आपको सबसे प्रभावी तरीका बताना है, यानी कि जो मोस्ट एसेंशियल तरीका है। तो आपको इस बात का याद रखना है। दूसरा विकल्प है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस विकल्प को हम रोके रखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव विकल्प है, ये हमारा आंसर हो सकता है। तीसरा है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। जैसे ही आपने दंड शब्द को देखा, ये विकल्प आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको बच्चों को दंड नहीं देना है। एनसीएफ 2005 दंड का विरोधी है और साफ साफ एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि आप बच्चों को दंड नहीं देंगे, स्पेशली शारीरिक दंड तो बिल्कुल भी नहीं देंगे।
अगला विकल्प है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो इसमें ये बात कही गई है कि जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान से जोड़ने की बजाय उन्हें डायरेक्ट नया ज्ञान सिखाना चाहिए। तो क्या ये संभव है? क्योंकि एनसीएफ 2005 ने ये बात कही है कि बच्चों को आप उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे, तो इसलिए ये भी विकल्प आपका कैंसिल हो गया। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपके पास अब दूसरा विकल्प बचा कि विद्यार्थियों को बहुत उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यही आपका राइट आंसर भी है कि आपको अगर उनको प्रेरित करना है या प्रोत्साहित करना है तो आप उनको बहुत से उदाहरण देंगे उस विषय वस्तु से जुड़े हुए और उनके अंदर तर्क शक्ति का विकास करेंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि विकल्प कैंसिल करने से आपको कितनी सरलता रहती है। जब आप विकल्प कैंसिल कर देते हैं तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि जो प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो किस वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो सबसे पहला इसमें विकल्प दिया गया है कि जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो एकाधिकारवादी का तात्पर्य है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ पे अधिकार रखता है, यानी कि अगर उसने पढ़ाना स्टार्ट किया है तो सिर्फ वो पढ़ाता ही रहेगा, यानी कि फिर ना ही उसे आसपास के परिवेश से मतलब है ना ही वातावरण से मतलब है। तो ये विकल्प आपका नहीं होगा, क्योंकि टीचर तो ऐसा होना चाहिए जो एकाधिकारवादी ना हो, जो बहुभाषाविद हो, उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, यानी कि वो पढ़ाने के टाइम आपके आसपास से परिवेश से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनको जोड़कर पढ़ाए, आपके आसपास के वातावरण से आपको जोड़कर पढ़ाए, आपके पूर्व ज्ञान से आपको जोड़कर पढ़ाए। तो ये विकल्प इसलिए आपका कैंसिल हो गया। अगला विकल्प है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। अभी आपने देखा कि ही आपको मिल गया और वीडियो के हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपको ही मिल जाए, केवल मिल जाए, सिर्फ मिल जाए या कहीं पे ऐसी नकारात्मक बात मिल जाए बच्चों के लिए जैसे दंड मिल जाए, तो आप उस विकल्प को टिक नहीं करेंगे। तो इस विकल्प को आप टिक नहीं करेंगे, इसको आप छोड़ देंगे। अगर आप ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे कि हमें किस वर्ड को देखकर कौन सा विकल्प कैंसिल करना है, जैसे ही, नहीं या सिर्फ, केवल, ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो कैंसिल कर देंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सरलता रहेगी। अगला विकल्प है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों में निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो जैसे ही आपने निष्क्रिय देखा, ये निगेटिव वर्ड है और आपका आंसर नहीं होगा। इसमें तो ये बात कही गई है कि जहाँ पर शिक्षक आगे आगे रहता है और विद्यार्थियों को वो एकदम निष्क्रिय कर देता है, यानी कि वो इग्नोर कर देता है, विद्यार्थी एकदम शून्य के बराबर और शिक्षक आगे आगे चल रहा है। तो ये आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ अंतःक्रिया करेंगे, दोनों लोग अपनी बातें रखेंगे, दोनों लोग आपस में जब डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, तभी तो शिक्षण कार्य हो पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। अब जो लास्ट विकल्प बचा है यही इसका राइट आंसर भी है, क्योंकि आपने इन 3 विकल्पों को कैंसिल कर दिया है। तो ऑटोमेटिक आपका चौथा विकल्प सही हो गया कि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यानी कि जब आप बालक की रुचियों को महत्व देंगे और बालक को ये फील कराएंगे कि वो महत्वपूर्ण हैं, तो वो चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। जब आप उनके संवेगों का ध्यान रखेंगे तब उनके अंदर समझ का विकास जल्दी होगा और उनके लिए सबसे उचित वातावरण यही होगा कि आप उनके अनुभवों को वरीयता दें और उनको महत्वपूर्ण समझें, उनकी रुचियों को महत्व दें। तो राइट आंसर इसका चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो आप देखेंगे कि एक बच्चा जो है वो खिड़की पे खड़ा है और उसने एक कौवे को उड़ते हुए देखा और उसने कहा एक पक्षी। तो आपको बताना है कि जो उस बच्चे ने कौवे को एक पक्षी कहा तो उसका विचार क्या है, आपको उसका विचार बताना है। तो इसमें जो पहला दिया गया है विकल्प
कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले ही भंडारित होती हैं। अब आपने जैसे ही इसमें ही देखा, आप इसको कैंसिल कर देंगे। इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे कि क्या देखकर हमें कैंसिल करना है। तो बच्चे की स्मृतियाँ पहले से ही भंडारित थीं, जैसे ही मिला आपने कैंसिल कर दिया। दूसरा है, बच्चे में बच्ची का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे का बच्चे में जो पक्षी का प्रत्यय है वो विकसित हो चुका है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है, इसलिए आप इसको रोक के रखेंगे। अगला विकल्प दिया गया है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, तो ये भी इसका विकल्प सही हो गया। और लास्ट में आप देख रहे हैं इसमें लिखा है उपरोक्त सभी। तो जब आपको दो विकल्प सही मिल गए, आप देख रहे होंगे इसमें दूसरा विकल्प भी सही है कि बच्चे ने पक्षी का जो प्रत्यय था उसके लिए कुछ विकास कर लिया है, यानी कि अब वो जान गया है कि पक्षी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो उड़ता है, उसके पंख होते हैं, उसके दो पैर होते हैं। तो वो जैसे उसने देखा कि दो पैर का कोई जीव है, उड़ रहा है, तो वो समझ गया कि ये पक्षी है, तो यानी कि उसने इस प्रत्यय का विकास कर लिया है। और अगला जो विकल्प दिया गया है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरण सीख लिए, यानी कि उसने ये चीज़ सीख ली है कि अगर कोई चीज़ उड़ रही है और दो पैर हैं तो वो पक्षी होगा, तो ये भी इसका विकल्प सही है। तो इसलिए आप इसको उपरोक्त सभी पे टिक करेंगे, क्योंकि इसमें पहले में ही दिया गया है, लेकिन जब दो विकल्प आपके सही हो गए तो फिर आपको उपरोक्त सभी ही सही करना है, क्यों ना पहला विकल्प आपको गलत लग रहा हो। तो फिलहाल ये भी विकल्प सही है, क्योंकि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से ही भंडारित होती हैं, यानी कि उसके अंदर स्मृति का विकास होता है, तो इसलिए इस विकल्प को आप उपरोक्त सभी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। यानी कि आपको इसमें बताना है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उनके अंदर भीतरी प्रेरणा के साथ प्रोत्साहित कर सके। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप अगर टीचर हैं और आप किसी स्टूडेंट से कहें, कोई प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, और आप एक सामान्य बच्चे से कहें कि आप उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, अगर वो 10 नंबर लाता है तो तुम क्यों नहीं 10 नंबर लाते, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको ये बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं क्लास में बनाना है कि आप किसी बच्चे से दूसरे बच्चे की तुलना करें, क्योंकि सभी यूनिक हैं, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। तो क्या आप ये बात कहेंगे क्लास में कि तुम काम जल्दी पूरा करो तुमको एक टॉफ़ी मिलेगी, तो क्या उसके अंदर ये भीतरी प्रेरणा का विकास होगा? तो उसके अंदर इस विकल्प से भी भीतरी प्रेरणा का विकास नहीं होगा। अगला है कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो ये भी कोई इसका सही विकल्प नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कार्य समाप्त नहीं करना है, आपको सीखना है। और आपको भीतरी प्रेरणा इससे नहीं मिल रही है कि आपसे ये कह दिया जाए कि ठीक है, अगर आपने उससे पहले ये कार्य समाप्त कर लिया तो आप चीज़ों को समझ गए। अगला है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। तो जो सबसे राइट विकल्प है वो चौथा विकल्प है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चीज़ दिख रही है कि इसे करने की तुम कोशिश करो, और जब कोशिश करोगे तो सीख जाओगे। और यही राइट विकल्प भी है और यही मोरल भी है कि अगर जिस चीज़ की भी हम कोशिश करेंगे तो वो हम सीख जाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर चौथा हो गया, और ये हमारे अंदर भीतरी प्रेरणा का विकास भी करेगा, जिसके साथ साथ हम प्रोत्साहित होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। यानी कि कोई शिक्षिका है जो विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक प्रेरणा उसके अंदर कैसे उत्पन्न कर सकती है, कैसे उसे प्रोत्साहित करेगी। तो पहला है प्रतियोगी परीक्षण से। क्या प्रतियोगी परीक्षण से उसके अंदर आंतरिक उत्प्रेरणा जागेगी, जैसे कि हमेशा क्लास में प्रतियोगिता ही कराना, यानी कि जैसे 4 बच्चे प्रतिभाशाली हैं और 4 सामान्य हैं, उन दोनों की हमेशा प्रतियोगिता कराना। तो अगर आप हमेशा प्रतियोगिता कराएंगे तो आप सामान्य बच्चों को डिमोटिवेट करेंगे, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा प्रतियोगिता परीक्षण से आप उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकते। दूसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर।
तो ये हम विकल्प रोक के रखेंगे, शायद ये हो जाए। तीसरा है साफ दिखाई पड़ने वाला इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी, तो ये भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि क्या टॉफ़ी देकर हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनके अंदर भीतरी उत्प्रेरणा जागृत कर सकते हैं। अगला है उसमें चिंता और डर पैदा करके, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बच्चों में डर नहीं पैदा करना है, बल्कि उनके अंदर का भय निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो आपको ऑटोमेटिक दूसरा मिल गया, क्योंकि 3 विकल्प आपने जब कैंसिल कर दिए तो दूसरा आंसर सही हो गया। और यही सही विकल्प भी है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके, यानी कि अगर आप टीचर हैं तो अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, किसी भी विषय वस्तु को लेकर उनमें कन्फ्यूजन है, तो आप उनकी मदद करेंगे और उनका जो टारगेट होगा उसमें आप उनको सहयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो इसमें बताना है आपको कि किसी प्रारंभिक कक्षा में एक प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा जिससे शिक्षार्थी उत्प्रेरित हों। तो पहला है इसमें विकल्प रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। जैसे ही आपको रटकर याद करना दिख गया, आप उस विकल्प को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपको सीटेट में या शिक्षक लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको रटना और याद करना, ये विकल्प कभी भी नहीं चुनना है। दूसरा है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। आप ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप दंड नहीं दे सकते, दंड के द्वारा आप बालकों को अधिगम कार्य नहीं करा सकते। तो इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो गया, क्योंकि दंड वाला विकल्प आप कभी भी नहीं चुनेंगे। अगला विकल्प है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, यानी कि आप उनको अच्छे अंक दिलाने के लिए उनको सिखाएंगे कि एक खर्रा बना के लिए जाना और छाप लेना जाके, यानी कि नकल करने के लिए बोलेंगे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऐसे कोई भी आप काम करो जिससे कि आपके अच्छे अंक आएँ, ऐसा नहीं करना है आपको। तो इसमें जो राइट विकल्प है वो आपको ऑटोमेटिक चौथा मिल गया, क्योंकि 3 विकल्प आपने कैंसिल कर दिए। कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए तत्पर रहें, तो यही इसका सही विकल्प है, क्योंकि ये पॉजिटिव है कि वे जब जिज्ञासु बनेंगे और सीखने के लिए तत्पर रहेंगे तो उनके अंदर उत्प्रेरणा का भाव जागृत होगा, यानी कि वो मोटिवेट होंगे। और यही एक शिक्षक का उद्देश्य भी होना चाहिए कि वो बालकों को जिज्ञासु बनाए और सीखने के लिए तत्पर करे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उदाहरण है जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो पहला है शारीरिक दंड, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे आपने दंड देखा वो हो ही नहीं सकता। दूसरा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम का तात्पर्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं सभी में। तो इसलिए सभी को व्यक्तिगत ध्यान रखते हुए उनका अधिगम कार्य कराना, यानी कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 में से अगर आपको 5-5 का ग्रुप बना के भी पढ़ाना है तो आप बनाएंगे 5-5 का ग्रुप और 5-5 का ग्रुप बनाकर अधिगम कार्य कराएंगे, कि जिससे कोई विषय वस्तु अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं कि 5 लोगों का ग्रुप बना लिया, 5 लोगों का अलग ग्रुप बना लिया, जिससे कि आप उस विषय वस्तु को समझा सकें। तो इसलिए इस विकल्प को हम रोक के रखेंगे कि शायद ये विकल्प हमारा हो जाए। अगला है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। आप लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे। आप एक सामान्य बच्चे की तुलना प्रतिभाशाली बच्चे से करेंगे और कहेंगे कि वो देखो हमेशा अच्छे अंक पाता है, 20 में से 15 नंबर आता है और आपके 20 में से 10 नंबर आते हैं, तो ऐसी तुलना करके मूल्यांकन करेंगे। तो ये भी नहीं होगा। इससे तो जो सामान्य वाला बालक होगा वो डीमोटिवेट होगा। आपको तो सामान्य बालक से ये कहना है कि बहुत अच्छा कार्य किया है आपने, आप कोशिश करते रहो और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो इसलिए विकल्प नहीं होगा। याद करने के लिए प्रेरित करना, जैसे ही आपको याद करना वर्ड मिल गया, ये आपका विकल्प नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका दूसरा हो गया कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए उनका अधिगम कार्य कराना, यही एक प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विकास का सिरापदामुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है।
तो जो विकास का सिरा पदामुखी सिद्धांत है, तो सिरा पदामुखी सिद्धांत क्या होता है? जो सिर से पैर की ओर आए, यानी कि पहले ऊपर के हिस्से का विकास, फिर नीचे का हिस्से का विकास, तो इसी को ही सिरा पदाभिमुखी दिशा का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है कि भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, तो ये भी नहीं होगा। सिर से पैर की ओर, तो यही आपका विकल्प होगा, क्योंकि सिरा पदाभिमुखी दिशा सिद्धांत यही व्याख्या करता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की ओर आता है। और ये जो सिद्धांत दिया है कुप्पुस्वामी ने दिया है, ये विकास का सिद्धांत है। विकास के 2 सिद्धांत हैं, उन्हीं 2 सिद्धांतों में से ये एक सिद्धांत है कि सिरा पदाभिमुखी दिशा का सिद्धांत, कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर संपन्न होता है। और ये दिया किसने है? तो ये कुप्पुस्वामी ने दिया है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें पूछा गया है कि जो एक बच्चे का भाषा विकास होता है उसके लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है। संवेदनशील का तात्पर्य है कि जब बच्चा गलत और सही का निर्णय नहीं कर पाता है, यानी कि वो इतना संवेदनात्मक होता है कि उसको गलत सही का आकलन ही नहीं होता है कि क्या हम गलत सीख रहे हैं, क्या हम सही सीख रहे हैं, ये भाषा हमको सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, तो इसका उसके अंदर अभाव होता है। तो ऐसी कौन सी एज होती है? तो इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है वो मध्य बचपन का समय। तो मध्य बचपन का समय का तात्पर्य होता है लगभग 10 साल के लगभग होगा मध्य बचपन का समय। दूसरा है वयस्कावस्था। तो वयस्कावस्था तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको मनोविज्ञान में वयस्कावस्था को कभी भी नहीं टिक करना है, ना प्रौढ़ावस्था को टिक करना है, क्योंकि मनोविज्ञान शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ही है। तो आपको शैशवावस्था से किशोरावस्था तक के विकल्पों में से कोई विकल्प चुनना है। तीसरा है प्रारंभिक बचपन का समय। जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है उसकी आयु होती है लगभग 4 से 6-7 वर्ष तक, यानी कि 4 से लगभग 7 वर्ष तक ये प्रारंभिक बचपन का समय होता है। और जन्म पूर्व का समय तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भाषा का विकास जन्म से पहले थोड़ी ना होने लगता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका तीसरा हो गया, क्योंकि जो 4 से 7 वर्ष की उम्र होती है इतनी संवेदनशील होती है, यानी कि प्रारंभिक बचपन का समय इतना संवेदनशील होता है कि हम गलत और सही का आकलन नहीं कर पाते हैं कि क्या हमको सीखना चाहिए, क्या हमको नहीं सीखना चाहिए। आप देखते भी होंगे अगर 5-6 साल का बालक है, अगर वो आपको कोई गलत कार्य करते भी देख रहा है तो फिर भी आपका वो अनुकरण करेगा और सीखने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये एक अत्यंत संवेदनशील अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। यानी कि आपको बताना है कि एक 6 वर्ष की लड़की है जो खेल कूद में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं और उसे डेली प्रशिक्षण के लिए भी भेजते हैं, और सप्ताह के अंत में यानी कि प्रत्येक सप्ताह के अंत में उसे खुद भी प्रशिक्षण देते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी वो दोनों क्रियाएं होंगी जो उस बालिका पे प्रभावी होंगी। तो पहला है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास ये नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि और विकास एक अलग चीज़ है। दूसरा है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ये भी नहीं होगा। अनुशासन और पौष्टिकता, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आनुवंशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता का तात्पर्य है कि उसके माता पिता भी खिलाड़ी थे, तो यानी कि उसको ये जीन्स के द्वारा गुण प्राप्त हुआ है, यानी कि अपने माता पिता से गुण प्राप्त हुआ है खिलाड़ी होने का। और पर्यावरण का तात्पर्य है कि वो प्रशिक्षण लेने के लिए डेली जाती है, नित्य प्रशिक्षण लेती है। तो यानी कि जो नित्य प्रशिक्षण ले रही है वो पर्यावरण है, यानी कि वो उसका अर्जन किया गया है, यानी कि वो चीज़ों को अर्जित भी कर रही है, यानी कि उसके माता पिता के द्वारा भी खिलाड़ी का जो गुण मिला है, साथ ही साथ वो बाहरी पर्यावरण से भी अपने आप को खिलाड़ी के रूप में ढाल रही है नित्य प्रशिक्षण करके। तो इसलिए जो उसका राइट विकल्प होगा वो चौथा विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि सामाजिकरण के कौन से इसमें गौण वाहक हैं। पहले तो आप जानेंगे कि गौण वाहक होता क्या है।
तो गौण वाहक का तात्पर्य होता है सामान्य वाहक या द्वितीयक वाहक, यानी कि दो प्रकार के वाहक होते हैं, एक होता है मुख्य वाहक, नंबर 2 होता है गौण वाहक। तो मुख्य वाहक ही हो गया, यानी कि प्रथम वाहक, और गौण वाहक का तात्पर्य होता है कि द्वितीय वाहक या सामान्य वाहक। तो आपको सामाजिकरण के द्वितीय वाहक को बताना है कि सामाजिकरण के लिए द्वितीय वाहक कौन है। सामाजिकरण के लिए जो बालक का प्रथम वाहक है या मुख्य वाहक है वो उसका परिवार है, क्योंकि सबसे पहले जो सामाजिकरण होता है एक बालक का वो परिवार में होता है, वो चीज़ों को परिवार में सीखता है। तो इसमें जो पहला दिया गया है विकल्प विद्यालय और पास पड़ोस, तो इसको हम रोके रखेंगे कि ये विकल्प हमारा हो जाए। दूसरा है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। हमने पहले ही बताया कि निकटतम परिवार के सदस्य यानी कि परिवार जो है ये मुख्य वाहक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। परिवार और रिश्तेदार ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको परिवार मिल गया, परिवार पहले ही बता चुके मुख्य वाहक है। परिवार और पास पड़ोस, इसमें भी आपको परिवार मिल गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि परिवार सामाजिकरण का मुख्य वाहक है। तो इसमें जो गौण वाहक होगा वो पहला होगा, विद्यालय और पास पड़ोस, क्योंकि जब बालक परिवार के बाद उसके जो दूसरी चीज़ होती है सामाजिकरण की वो विद्यालय और पास पड़ोस होती है, यानी कि जब परिवार से बाहर बालक निकलता है, घर से बाहर बालक निकलता है, तो उसको पास पड़ोस का वातावरण मिलता है, और फिर जब वो उससे आगे जाता है फिर उसे विद्यालय का पर्यावरण मिलता है। तो द्वितीयक जो वाहक होगा या जो गौण वाहक होगा वो विद्यालय और पास पड़ोस होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार आपको संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण बताना है। पहले तो आप ये जान लें कि लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने दो बातों पे ध्यान दिया है, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो इसलिए आपको कहीं पर समाज मिल जाए, सामाजिक मिल जाए, संस्कृत मिल जाए, सांस्कृतिक मिल जाए, तो आप उस विकल्प को टिक कर देंगे, क्योंकि ये लेव वाइगोत्स्की ने इन शब्दों के बारे में बताया है, ये यानी कि ट्रिक है। तो इसमें पहला देखेंगे सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया का तात्पर्य है कि वे समाज के साथ अंतः क्रिया करके चीज़ों को सीखेंगे। तो सामाजिक जैसे ही आपको मिल गया, हमने आपको पासवर्ड भी अभी बताया कि वाइगोत्स्की का पासवर्ड है सामाजिक, समाज, संस्कृत और सांस्कृतिक, तो इसलिए यही इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि आपको सामाजिक पहले ही दिख गया। दूसरा भी हम विकल्प देख लेंगे कि मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन। तो ये जो विकल्प है ये जीन पियाजे का है, क्योंकि स्कीमा जीन पियाजे ने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ये विकल्प आपको पावलाव ने दिया है, क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन जो है ये पावलाव नहीं, सॉरी, थॉर्नडाइक ने दिया है, क्योंकि जो पावलाव ने दिया है वो अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। और संतुलन, ये भी इसका विकल्प नहीं होगा। तो जो वाइगोत्स्की के लिए जो विकल्प है वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक है वो समाज के साथ अंतः क्रिया करके चीज़ों को सीखता है, अपने सांस्कृतिक माहौल से, कल्चर से चीज़ों को सीखता है, तो इसलिए इसका राइट विकल्प पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यानी कि आपको बताना है कि कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की जो उन्होंने विशेषताएं दी हैं, यानी जो अवस्थाएं दी हैं, उसमें से कौन सी अवस्था में ये उदाहरण आएगा। तो इस उदाहरण को आपको डिफाइन करना है कि कौन सी अवस्था में, यानी कि जो कोहल वर्ग की अवस्था है उसमें कौन से में ये आएगा। तो पहला है सामाजिक संकुचन अंकुलन। तो जो सामाजिक संकुचन अंकुलन है ये कोहल वर्ग की दूसरी अवस्था है, यानी कि दूसरी अवस्था परंपरागत या पारंपरिक नैतिक अवस्था। तो यानी कि ये इसका आंसर नहीं होगी, क्योंकि जो दूसरी अवस्था है उस एज में, उसकी जो एज होती है वो 10 से 13 वर्ष लगभग होती है, और इस एज में जो है बालक ये चीज़ों को नहीं समझ पाता है कि यदि आप ईमानदार हैं तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। दूसरा है अच्छी लड़का अच्छा लड़का अनुकूलन। तो इसको हम रोके रखेंगे, क्योंकि यही इसका आंसर भी हो सकता है। कानून और व्यवस्था अनुकूलन, तो ये कोहल वर्ग ने नहीं बताया। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट विकल्प होगा वो दूसरा विकल्प होगा कि अच्छी लड़का, अच्छी लड़की तथा अच्छा लड़का अनुकूलन। तो ये जो विकल्प है ये कोहल वर्ग की पारंपरिक नैतिक अवस्था के अंतर्गत आता है, और उसमें बताया है कोहल वर्ग ने कि
यदि आप ईमानदार होंगे तो आप पर माता पिता गर्व करेंगे। यानी कि इस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास होने लगता है, यानी कि वो समाज के बारे में सोचने लगता है। तो इसलिए जो लड़की है या लड़का है वो अच्छे अनुकूलन का प्रयास करता है। तो इसलिए यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार बताना है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आवश्यक है। तो पहला है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, यानी कि वयस्कों का जो व्यवहार है उसका हमें अवलोकन करके सीखना है। तो ये सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, ये जीन पियाजे ने नहीं दिया है, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या अवलोकन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। तो इसलिए ये इसका विकल्प नहीं होगा। दूसरा है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। तो जो ईश्वरीय न्याय पर विश्वास है ये कोहल वर्ग की नैतिक विकास की दूसरी अवस्था है। तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। और जो ये पुनर्बलन है ये स्किनर ने बताया है, यानी कि पुनर्बलन के बारे में स्किनर ने बताया है। स्किनर का जो क्रिया प्रसोध सिद्धांत है उसी में ये बताया गया है कि जब बच्चे बार बार अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ों को सीखेंगे और जब वो पुनर्बलित होंगे तो चीज़ों को और अधिक जल्दी सीखेंगे। तो इसलिए स्किनर का ये भी इसका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आपसे पियाजे के पूछा जा रहा है। तो पियाजे के लिए जो राइट विकल्प है वो चौथा विकल्प है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यानी कि जो शिक्षार्थी है वो पर्यावरण से सक्रिय खोजबीन करेगा, यानी कि पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढेगा, सकारात्मक सोच बनाएगा जिससे चीज़ों को सीखे। तो इसलिए इसका राइट आंसर चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो यानी कि जीन पियाजे के जो अवस्थाएं हैं उसमें इन्होंने 3 पद बताए हैं। एक तो स्कीमा बताया है, दूसरा आत्मसातीकरण बताया है और तीसरा समायोजन बताया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वर्तमान योजनाओं के अनुरूप हैं उनको नवीन जानकारी में संशोधन करके और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है, समावेशन और समायोजन के रूप में। और इस विकल्प को आप तभी समझ पाएंगे जब आप जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे, और इसको आप हमारे बाल मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसमें हमने इसको डिफाइन भी किया है और जीन पियाजे को क्लियर भी किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, यानी कि आपको बताना है कि एक जो प्रगतिशील कक्षा होती है उस प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक कैसी व्यवस्था करता है और कैसा वातावरण उपलब्ध कराता है जिससे अधिगम कार्य सुगम तरीके से यानी कि सरल तरीके से चल सके। तो पहला है नियामक है। नियामक का तात्पर्य है कि एक नियम बना दिया गया है उसी के हिसाब से चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी एक नियम के आधार पर सही तरीके से परिवेश नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको परिवेश के अनुसार नियम बनाने हैं। जैसा परिवेश है वैसे ही आपको नियम अपने बदलने पड़ेंगे। तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। एक नियम बनाकर आप प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। दूसरा है समावेशन और हतोत्साहित करके। हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हमने पहले भी वीडियो में बताया कि आप निगेटिव वर्ड को नहीं चुनेंगे। अगला है आवृत्ति को बढ़ावा देता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सिर्फ आवृत्ति को ही बढ़ावा नहीं देता। तो इसमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प है कि खोज को प्रोत्साहन देता है। और आप देख भी रहे होंगे इसमें कि जो पॉजिटिव विकल्प है वो चौथा विकल्प है कि खोज को प्रोत्साहन देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। यानी कि आपको जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। तो एनसीएफ 2005 में ये बताया गया है कि शिक्षक एक सुविधादाता है, एक मार्गदर्शक है, एक परामर्शदाता है,
एक सहायक करता है और वो बच्चों की सहायता करेगा, बच्चों की रुचियों को पहचानेगा और बच्चों के साथ अंतःक्रिया करके अधिगम कार्य करेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको जो विकल्प मिल गया वो सुविधादाता, तो सुविधादाता इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमने अभी भी बताया कि एनसीएफ 2005 ने यही कहा है कि शिक्षक एक सुविधादाता है, परामर्शदाता है, सहायक करता है, सुलभ करता है, मार्गदर्शक है। तो ये भी कोई भी विकल्प आपको इनमें से मिल जाए तो आप उसको टिक कर देंगे। इसमें आपको सुविधादाता मिल गया तो सुविधादाता आपने टिक कर दिया। सत्तावादी तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो सत्तावादी थोड़ी ना होगा। दूसरा अधिनायक ये भी नहीं होगा, अनुमत परक ये भी नहीं होगा। तो ऐसे विकल्पों को आप देख कर जान जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी कि एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो आज आपने देखे कि 20 क्वेश्चन आपने मनोविज्ञान में कवर किए और इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का तात्पर्य ही यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, यानी कि आपको रटना नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 1, 2, 3 जितने भी विकल्प आप कैंसिल कर पाएँ उन विकल्पों को कैंसिल करें और उसके बाद अपने सही आंसर को चुनें। अगर आप 4 में से 2 विकल्प कैंसिल करेंगे और 2 विकल्प बचेंगे, फिर अगर उस पर तुक्का भी लगाएंगे तब भी आपके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 50% होगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, पढ़ते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।